पहला जो ग्रुप हमने अपने लेसन नंबर 6 में कवर करना है वो सिलेक्शन टूल्स का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1। जैसा कि आपको पहले बताया कि इसमें 6 मेन टूल्स हमें अवेलेबल हैं और इन टूल्स के अंदर मज़ीद भी सब टूल्स हमें ड्रॉप डाउन विंडो के अंदर, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर हमें नज़र आते हैं। इनको समझने के लिए हम एक दूसरे इमेज के ऊपर आ जाएंगे। ये इमेज क्योंकि मैंने पहले से ओपन किया हुआ था, इसलिए हम कंट्रोल टैब के ज़रिए से इस पर हम स्विच कर गए हैं, यानी हम उस वर्किंग एरिया से दूसरे वर्किंग एरिया के ऊपर जो इस इमेज की शक्ल में हमारे पास मौजूद था उस पर हम आ गए। यहाँ एक और चीज़ आपको जो एक बताया गया था कि कुछ नोट करने के लिए अपने पास ज़रूर रखें, उसका मकसद यही था कि कई अहम चीज़ें बीच में आती हैं कि जो कि अदरवाइज़ हमने कवर नहीं करनी, वो हमारे इस काम के दौरान बीच में आती हैं, तो वो आप नोट कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया कि एक इमेज से दूसरे इमेज विंडो के ऊपर स्विच करने के लिए कंट्रोल टैब, और अगर आगे जाना हो तो कंट्रोल टैब, और अगर पीछे आना हो तो कंट्रोल शिफ्ट टैब के ज़रिए से हम वापस जाते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लें। दूसरी चीज़ अहम जो है बताने की वो ये है कि अभी पहला टूल जो हम यहाँ देखेंगे मूव टू, इसके सिलेक्शन टूल्स के अंदर से, वो हमारा मूव टूल है, वी जिसकी शॉर्टकट की है। तो इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आप कोई इमेज ओपन करते हैं, जो फ्लैट इमेज होता है बगैर लेयर्स के, उसकी लेयर लॉक हुई हुई होती है। और इस लॉक का क्या मकसद होता है? इसका मकसद ये होता है कि आपका मूव टूल जो है इस लेयर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आप देखिए कि जैसे ही मैं इस इमेज को मूव करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें बताया गया है कि ये लेयर लॉक हुई हुई है, इस वजह से ये मूव नहीं हो सकती। और ये परमानेंट लॉक है, ये ऐसा लॉक नहीं है कि जो ओपन हो सके, क्योंकि ये एक बैकग्राउंड लेयर है जो कि मेन इमेज को जाहिर करती है कि ये मेन इमेज जो है इसके ऊपर लॉक हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। आप देखिए कि बैकग्राउंड लेयर इसका नाम था, तो बैकग्राउंड कॉपी, यानी बैकग्राउंड लेयर की कॉपी हमारे पास बन गई। ओके किया तो हमारे पास ये एक दूसरी लेयर आ गई बनी हुई, इसकी कॉपी है ये, तो अब ये मूव भी हो सकती है। इसको हम लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं, जबकि हमारी जो मेन बैकग्राउंड लेयर थी उसको हम अनलॉक नहीं कर सकते थे। अब क्योंकि हमें अपने मेन बैकग्राउंड लेयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने मूव टूल को भी समझना है, इसलिए हम बैकग्राउंड लेयर को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर दिया, या कि हम उसको अगर डिसअपियर कर देते तब भी वो काम करती है उसी तरह से हमें, जो हमने इस लेसन के अंदर कवर करना था। अब हम आते हैं अपने पहले ग्रुप की तरफ, जो हमारा सिलेक्शन टूल्स का ग्रुप है। इसमें सबसे पहला टूल हमारे पास मूव टूल है। मूव टूल इसके नाम से ही जाहिर है कि ये किसी भी सिलेक्टेड एरिया को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर बगैर किसी एरिया को सिलेक्ट किए हम अपने वर्किंग एरिया के ऊपर आगे इससे मूव करेंगे तो जो कंटेंट उस लेयर के ऊपर होगा वो अपनी जगह से मूव करेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी इस लेयर के ऊपर जो इस बैकग्राउंड लेयर की कॉपी थी, एक पूरा इमेज मौजूद है। अब अगर मैं मूव टूल्स पे अप्लाई करूँगा तो आप देखिए कि पूरा इमेज जो है अपनी जगह से मूव कर जाएगा। और ये पीछे ट्रांसपेरेंट एरिया जो आपको बताया था, ये ट्रांसपेरेंट एरिया को जाहिर करता है, वो एरिया हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर। अगर किसी एरिया को मैंने सेलेक्ट किया होता और फिर मैं अपना मूव टूल इस पर अप्लाई करता तो फिर ये सारे एरिया को मूव करेगा। लेकिन ये कि सिलेक्शन लेने के बाद कंट्रोल की के साथ हम मूव टूल इस पर अप्लाई करेंगे तो ये इस एरिया को मूव करेगा। आप देखिए कि उस इमेज के उस हिस्से में से वो एरिया जो मैंने सेलेक्ट किया था वो कंट्रोल के ज़रिए से मैंने वहाँ से मूव कर दिया है। कंट्रोल के साथ ये कट हो जाता है उस एरिया से, वो एरिया मेरा कट हो गया। कंट्रोल Z के ज़रिए से मैं इसको वापस अपनी जगह पे ले आता हूँ। कोई भी सिलेक्शन लेने के बाद उसको सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो हमारे पास कमांड है वो कंट्रोल D की है। कंट्रोल D की कमांड से आपने देखा कि जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था वो उसकी सिलेक्शन ख़त्म हो गई। क्योंकि अगर हम ये ना जानते हो तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है इस बारे में कि हम कभी भी सिलेक्शन लेते हैं तो वो सिलेक्शन, अब कोई और टूल भी हम सिलेक्ट करें तो वो सिलेक्शन नहीं ख़त्म हो रही होती, हम कुछ भी कर लें तो आप देखिए कि वो सिलेक्शन वहाँ से ख़त्म नहीं हो रही। तो जो बिगनर्स होते हैं जिनको पहले एडोबी फोटोशॉप पर उन्होंने काम नहीं किया होता तो उनको समझ नहीं आती कि ये सिलेक्टेड एरिया को हम किस तरह से ख़त्म करें। तो इसकी शॉर्टकट कंट्रोल D है, ये ज़रूर नोट कर लें। इससे आपको भी पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने पास कागज़ पेंसिल रखना, ताकि इस कोर्स को करते हुए, इसकी वीडियोस को देखते हुए जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने है उसको आप नोट कर सकें। पहला तो हमारा मूव टूल हो गया, वो हमने समझ लिया कि कोई भी सिलेक्टेड एरिया या पूरी लेयर के कंटेंट को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी जो हमारे पास ये 3 टूल्स हैं, हमारा मार्की टूल, हमारा पॉलीगॉन टूल और हमारा मैजिक बार टूल, ये किसी भी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारा क्रॉप टूल जो है थोड़ा सा मुनफरिद है, इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसका क्या काम है? बिलफर्ज आप देखिए कि मैंने क्रॉप टूल के ज़रिए से इस एरिया की सिलेक्शन ली है, तो इसके बाहर का जितना भी एरिया आप देख रहे हैं कि हमें ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, इसका कलर चेंज हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप वाकई इस एरिया को डिलीट करना चाहते हैं जो आपके इस सेंटर वाले एरिया से बाहर है। तो हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि हम कितने एरिया को
रखना चाहते हैं और कितने एरिया को डिलीट करना चाहते हैं, इसको सेट कर सकते हैं हम यहाँ से। अब देखिए कि बिलफर्ज हमने इतना साइज सेलेक्ट कर लिया, मार्की टूल के बाद को अप्लाई करने के बाद उसको हमने उसकी सिलेक्शन को सेट कर लिया। अब अगर हम जैसे ही एंटर करेंगे या इस एरिया के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा कि परमानेंटली हमारे इमेज का ये बाहर का हिस्सा जितना भी है ये रिमूव हो जाएगा और हमारे इमेज का साइज़ सिर्फ इतना रह जाएगा। अब अगर हमने सिर्फ इतने एरिया को कहीं इस्तेमाल करना हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये परमानेंट चेंज है, ये इमेज के अंदर ऐसा चेंज है कि जो कि हमारी एक्चुअल फाइल के अंदर आ गया है। अगर हमने इसको सेव करके इस फाइल को बंद कर दिया तो दोबारा से हम अपने इमेज के उस एरिया को जो हमने क्रॉप टूल के ज़रिए से ख़त्म किया उसको अप्रोच नहीं कर सकेंगे, उसको दोबारा से हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। इसलिए इसको इस्तेमाल करते हुए काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। इसके अलावा देखेंगे हमारे पास जो पहले हमने टूल देखा मार्की टूल, इसके अंदर हमें मज़ीद 3 किस्म की ऑप्शन अवेलेबल हैं। हमारी एलिप्टिकल मार्की टूल है, हमारी सिंगल रो मार्की टूल है, हमारी सिंगल कॉलम मार्की टूल है। तो सिंगल रो और सिंगल कॉलम की मार्की जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होती है क्योंकि ये बहुत लिमिटेड एरिया की सिलेक्शन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मोड में लेती है। हम अमूमन अपनी रेक्टेंगल मार्की टूल या एलिप्टिकल मार्की टूल ही इस्तेमाल करते हैं अगर हमने मार्की इस्तेमाल करनी हो। क्योंकि आपको बताया था कि सिलेक्शन टूल्स का ही ग्रुप है तो सारे टूल्स का ताल्लुक इनफैक्ट सेलेक्ट करने से ही है, इनका कोई और काम नहीं है इस पहले ग्रुप का, सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन एडोबी फोटोशॉप में क्योंकि काम करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एरिया को सेलेक्ट करना, ताकि उस पर हम आराम से काम कर सकें। बगैर सिलेक्शन लिए अगर हम काम करेंगे तो काफ़ी उसके अंदर ख़राबी होने का इम्कान होता है। लेकिन जब हम किसी एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए कि मार्की टूल हमारे पास जैसे आपको बताया कि ये स्क्वायर सिलेक्शन लेने के लिए कंट्रोल डी से मैंने इसको ख़त्म किया, या गोलदायरे की शक्ल में यानी एलिप्टिकल मार्की टूल गोलदायरे की शक्ल में सिलेक्शन लेने के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल डी के ज़रिए से मैंने इसको ख़त्म किया। इसके बाद जो सिलेक्शन है उनको भी हम देख लेते हैं, फिर कुछ तफसील हम इनके बारे में मज़ीद कवर करेंगे। हमारे पास जो पॉलीगॉन टूल है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 किस्म के हमारे पास जो लेसो टूल है इसके अंदर हमारे पास 3 किस्म के लेसो हैं। लेसो टूल एक नॉर्मल लेसो है जो अमूमन इस्तेमाल हम नहीं करते, किस वजह से मैं आपको भी बताता हूँ। इसके बाद हमारा पॉलीगॉन लेसो है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारा मैग्नेटिक लेसो टूल है जो भी इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन अमूमन हम पॉलीगॉन लेसो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन देने में मदद करता है। पहला लेसो टूल ये किस तरीके से सिलेक्शन लेगा, ये इस तरह सिलेक्शन लेगा कि किसी भी एरिया के ऊपर आप आके क्लिक करके अपने माउस को मूव करना शुरू करेंगे, ये सिलेक्शन लेता चला जाएगा। लेकिन जिस जगह आप माउस के बटन को रिमूव करेंगे, माउस के लेफ़्ट बटन को रिमूव करेंगे, तो ये वहाँ से स्ट्रेट अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर एक एंगल से सिलेक्शन ले लेगा और वो सिलेक्शन अपनी कंप्लीट कर लेगा। इसका नुकसान ये है कि किसी भी जगह अगर आपका हाथ हिल जाए तो आपकी सिलेक्शन ख़राब हो जाती है और उसको आप दोबारा से ठीक नहीं कर पाते। कंट्रोल जेड के ज़रिए से इसको हमने ख़त्म कर दिया है, कंट्रोल डी से हम इसकी सिलेक्शन को ख़त्म करेंगे। इसके बाद जो हमारा पॉलीगॉन लेसो है इसका फ़ायदा है कि जिस एरिया पे आप एक दफ़ा अपने माउस के लेफ़्ट बटन के साथ क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये आपको गुंजाइश देता है कि आप अगले पॉइंट तक जहाँ भी चाहें आप उसको वेट करा सकते हैं। यानी हम चाहें कि हम अगला पॉइंट हमारा इस जगह हो, हम इस जगह जब तक ला के क्लिक नहीं करेंगे उस वक्त तक कि उस एरिया की सिलेक्शन परमानेंट नहीं लेगा। फिर हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, फिर हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, फिर अगले पे, इस तरह करके हम सिलेक्शन लेते हैं। और जैसे हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं तो आप देखें कि छोटा सा सर्कल बना हुआ आता है, या ये कि किसी भी पॉइंट से हम डबल क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट ये स्टार्टिंग पॉइंट तक अपनी सिलेक्शन कंप्लीट कर लेगा। ये हमारा पॉलीगॉन लेसो टूल है, शॉर्टकट इसकी भी एल ही है। कंट्रोल डी के ज़रिए से मैं सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ। इसके बाद हमारे पास मैग्नेट लेसो टूल है। ये कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हम पहले अपने इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मैग्नेट लेसो टूल जो है वो उन दो कलर्स को जो कि जहाँ से हम सिलेक्शन ले रहे हैं उनके उसके राइट और लेफ़्ट पे जो कलर्स होंगे उनके लिहाज से ये अपनी खुद से असेस करेगा सिलेक्शन के एरिया को कि किस एरिया से सिलेक्शन लेनी है। अब देखिए कि जैसे हमने लेयर को अपनी सिलेक्शन को स्टार्ट किया इस पॉइंट से, तो अभी खुद से सिलेक्शन लेता चला जाएगा। आप आगे आगे अपने माउस को मूव करें तो खुद ब खुद ये अपने टर्निंग पॉइंट्स जो है ये बनाता जाएगा। ये अपने लिहाज से सिलेक्शन पूरी तरह से सही तरीके से लेने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक और ये जो लाइट ब्राउन कलर का हमारे पास इमेज के अंदर एरिया है इसके साथ साथ ये सिलेक्शन ले रहा है। जिस पॉइंट पे भी हम क्लिक करेंगे वहाँ इसकी सिलेक्शन परमानेंट हो जाएगी। देखिए हम मूव करते जा रहे हैं, खुद ब खुद सिलेक्शन लेता चला जा रहा है। इस तरीके से ये अपनी सिलेक्शन को कंप्लीट करता है। कंट्रोल डी के ज़रिए से हम इसको सिलेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। हमारा जो पॉलीगॉन लेसो टूल है अमूमन ये इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि हम इससे अपनी मर्ज़ी से
मर्ज़ी के मुताबिक हम सिलेक्शन इसकी हर जगह चला सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट लेसो भी अगर कोई गलती करे तो उसको गलती को हम रिट्रीव नहीं कर सकते। तो पॉलीगॉन लेसो के अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम जिस पॉइंट पे भी जब तक कंफर्म ना हो जाए हम क्लिक नहीं करते, उस वक्त तक ये सिलेक्शन उस एरिया की नहीं लेता। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल हमारे पास है, ये हमारे पास मैजिक बार टूल है। मैजिक बार टूल जिस एरिया पे भी हम क्लिक करेंगे उससे उसके कलर से मुतल्लिक जितने भी कलर्स आसपास होते हैं उन सब की सिलेक्शन जो है वो ले लेता है। थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं इसको। आप देखिए कि मैजिक बार टूल्स के साथ मैं जिस जगह भी क्लिक करूँगा आप देखें कि उससे मिलते जुलते कलर्स जिसके जितने भी इसको लग रहे थे वो सारे इसने सिलेक्ट कर लिए हैं। कंट्रोल डी के ज़रिए से इसकी सिलेक्शन हम ख़त्म करेंगे। टॉलरेंस लेवल, आप देखिए कि मैजिक बार टूल सेलेक्ट करने से जो टॉलरेंस लेवल हमारे ऑप्शन बार के ऊपर आ रहा है, जैसे कि पहले जिक्र हुआ था कि ऑप्शन बार भी हमारा इन टूल्स के साथ कवर होता चला जाएगा। तो ऑप्शन बार के ऊपर जो इसकी टॉलरेंस है ये वेरी करेगी इसकी सिलेक्शन की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने या उसको कम करने के लिहाज से। जैसे हमारी 32 थी टॉलरेंस, हमने इसको 15 कर दिया। अब हम इसको उसी एरिया पे अप्लाई करके देखते हैं तो आप देखिए कि इसने डिफरेंट किस्म की सिलेक्शन यहाँ से ली है। कंट्रोल डी, इसको हम मज़ीद कम कर देते हैं, इसको हम 5 पे ले आते हैं। टॉलरेंस लेवल 5 हो गया तो आप देखिए कि अब बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की ये सिलेक्शन ले रहा है। टॉलरेंस लेवल को अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से आप कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ आपको सूट करती है। इसके बाद हमारा क्रॉप टूल, हमने क्रॉप टूल को समझ लिया है कि जिस एरिया को भी हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाहर के सारे एरिया को क्रॉप कर देगा, ख़त्म कर देगा वहाँ से। कंट्रोल डी के ज़रिए से सिलेक्शन एस्केप के ज़रिए से मैंने सिलेक्शन इसकी ख़त्म कर दी। इसके बाद जो हमारा है ये स्लाइस टूल है। स्लाइस टूल के अंदर हमारे पास दो टूल्स अवेलेबल हैं, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल हमारे पास है। इसको हम तफसील से इसलिए अभी इस वक्त इस बिगनर्स लेवल के कोर्स में कवर नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये मखसूस है वेबसाइट्स के लिए। वेबसाइट्स पे जो काम किया जाता है उसमें हमने देखा है कि कई दफ़ा हमारे वेबसाइट जब लोड होती है तो किसी एक बड़े इमेज के अलग अलग हिस्से लोड होते हैं, यानी किसी इमेज का अपर राइट कॉर्नर जो है पहले लोड हो जाएगा, फिर लोअर लेफ्ट हो जाएगा, फिर कोई सेंटर का एरिया लोड हो रहा होगा। उसकी वजह ये होती है कि स्लाइस टूल के ज़रिए से हमने उस एरिया को स्लाइस किया हुआ होता है। आप देखिए कि जैसे मैं स्लाइस टूल के ज़रिए से इस इमेज को स्लाइस कर सकता हूँ, इस इमेज के अलग अलग हिस्से बना सकता हूँ। आप देखिए कि ये इसके अलग अलग हिस्से हो गए, हर हिस्से का एक अलग नाम है। आप देखिए कि 1 2 3 4 आपको नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, 5 6 7, ये 7 इसके हिस्से बन गए। अब अगर मैं इसको सेव करूँगा, इसको सेव करने का तरीका ये होता है कि फ़ाइल में जाके सेव फॉर वेब हम सेव करते हैं इसको। तो जिस जगह भी हम इसको सेव करेंगे तो ये सारे अलग अलग इमेज के हिस्से जो हैं उधर खुद से सेव हो जाएंगे, फिर उसको हम अपने वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी सिलेक्शन के लिए है उन एरियाज़ की जो हम स्लाइस करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। कंट्रोल एच के ज़रिए से हम स्लाइस की सिलेक्शन को ख़त्म करते हैं। कंट्रोल एच के ज़रिए से हम स्लाइस की सिलेक्शन को ख़त्म करते हैं। ये नोट कर लें, क्योंकि गलती से अगर आप स्लाइस टूल अप्लाई कर देंगे अपने इमेज के ऊपर तो आपको समझ नहीं आएगी कि आपने किस तरीके से स्लाइस की सिलेक्शन ख़त्म करनी है, क्योंकि कंट्रोल डी के ज़रिए से इसकी सिलेक्शन ख़त्म नहीं होती, इसकी सिलेक्शन कंट्रोल एच के ज़रिए से ख़त्म होती है। तो ये हमारा सिलेक्शन टूल्स का जो ग्रुप है हमने ये तफसील से समझ लिया है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के आपको ये अच्छी तरह से इस पर अबूर हासिल नहीं हो सकता है इसके इस्तेमाल करने पे। फिर भी कि अगर किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो हमारे नंबर्स आपके पास हैं, आप उन पर रब्ता कर सकते हैं। और ये फिर बताया जा रहा है कि सिर्फ वर्किंग टाइम के अंदर इन नंबर्स पे आप हमसे रब्ता करें। अब हम चलते हैं अपने अगले ग्रुप पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स का ग्रुप जो है उसकी तरफ।